हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं उतना हम लोगों की मदद कर देते हैं। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसकी वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी कवर करने को आ गए। 1 घंटे के टाइम में बहुत 1 घंटे के टाइम में ये आगे पकड़ा दिया नहीं जाएगा सर, जितना रहेगा उतना करवा देना। उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? तो हमारे सोच सबसे ज्यादा थी। मुझे तो लगता है ये लोग जितना परेशान करते हैं उतना हमारे पेपर में वर्क करते जाता है। इनको समझ नहीं आ रहा है हम लोगों से निपटे कैसे। पहले इन्होंने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे, पानी बंद कर देंगे तो घर चले जाएंगे, नहीं गए हम। फिर सोचा कि खाना बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, घर चले जाएंगे, हम नहीं गए। फिर वॉशरूम का भी पानी काट दिया, हम उसके बाद भी नहीं गए। ट्रिपल नहीं लगाने दी, हम उसके बाद भी नहीं गए। और आज इन्हें लगा कि हॉल बंद कर देंगे, हॉल वाले को धमकी दे देंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे। हो गई मीटिंग अब, और मीटिंग अब जितनी पहले कुछ लोगों के बीच में होने वाली थी, बहुत बढ़िया थोड़े लोगों के बीच थे, अब वो पब्लिक इवेंट बन गया है। अब तो हमारे वॉलंटियर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे उतनी हमारी आवाज ऊंची होती जाएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ भाई, एक-एक करके पूछो। यहाँ भाई एक-एक करके पूछो। हाथ को बोलो, ये इधर हेलो भाई, इधर चले, हाथ पूरा ब्लॉक हो रहा है, हाथ में चलाओ, ऐसे मुंह से बोल दो। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के जज्बात, आप लोगों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। वो अरे 2 मिनट मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाओ, एक-एक करके सवाल पूछो। तो मैं अपने सबसे होने का सबूत दीजिए और अपने वापस लाइए। लेकिन आज की जो मीटिंग है, अच्छा लोग आ गए सारे? हाँ जी, अभी भी आ रहे हैं पीछे से, थोड़े बहुत अभी पीछे रह गए दिखे। ये बताइए, बातचीत कर रहे थे, जंतर मंतर याद आ रहा है नहीं हम लोग जिला नगर में आए थे, बैंक बुक किया था, जहाँ से अभी भाई भी आए थे वहाँ पे में, लेकिन वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। अब हम इस पार्क में आके यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभिजीत, आशुतोष और सोरनदास भी खड़े हैं। तो अभी हम ये मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहीं से खत्म करके तब चलेंगे। तो क्या हो गया सर, क्या हो गया? हम भी तो कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो आपके लिए स्पेस चाहिए बस। प्रोटेस्ट है, ये सौरभ का प्रोटेस्ट है, रत्ना का प्रोटेस्ट है, ये दीपक भाई का प्रोटेस्ट है या अभिजीत का प्रोटेस्ट है। सब लोगों ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट होगा और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। हर किसी ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट मेरा अपना प्रोटेस्ट है और मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करवाना, मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो जीत हुई हमारी, वो जीत सबको एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लगती है। और वो जीत सिर्फ जो लोग जंतर मंतर पर आए थे उनको नहीं लग रही। इस देश में जो लोग अपने घरों पर बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर जब डिनर कर रहे थे, तभी ये बात कर रहे थे कि हम जीत गए। इस देश का बच्चा क्यों ना हो, उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए। तो ये जीत सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार इस देश में
कब ऐसा हुआ था जब किसी आंदोलन के बाद लोगों को लगा था कि नहीं यार ये मेरी जीत, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। मेरे घर पर कई सारे लोग मुझे मिलने आ रहे, उसमें अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के लोग भी आए थे और कान में आकर कहते हैं कि भैया हम ना बीजेपी से, लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया। ये हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है। बीजेपी को भी फैन बना दिया विजित भाई ने। देखो बात ये है कि मुद्दों की बात करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी करो, क्योंकि बीजेपी वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, जो मंत्री हैं उनके बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है उसके बच्चे भी तो नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं, उसको भी तो 1-1 लाख फीस भरनी पड़ती है। उसके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? उसके पास तो पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आ रहा है एमएलए के पास आ रहा है, एमपी के पास आ रहा है, मिनिस्टर्स के पास आ रहा है, लेकिन जो कार्य करता है, जो दिन भर अपनी चप्पलें घिसाता है इन लोगों के पीछे, उसके बच्चे के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारी जीत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक हम पब्लिक के मुद्दों पर बात करेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप कौन सी पार्टी को सब करते हो। जब आप जनता की बात करोगे, जनता के लिए काम करोगे, और जिस तरीके से हम सभी ने जंतर मंतर पर झोंक दिया था खुद को, 36 दिन बैठे थे, 45 डिग्री की धूप में भी बैठे थे, जब बारिश हुई तब भी बैठे थे, जब आंधी चली थी तब भी बैठे थे, जब लाठी चार्ज हुआ तब भी बैठे थे, उसके बाद आज भी बैठे हैं, आज भी बैठे थे और आज भी बैठे आगे भी तैयारी है। और जहाँ जहाँ बैठने की जरूरत पड़ेगी वहाँ बैठेंगे। रांची का भी और एक बात तो है कि थोड़ा सतर्क रहिए, हमसे एक बार हम बैठ गए तो उठते नहीं है। उठना उन लोगों को पड़ता है, अगर हम बैठ गए तो आपको आपकी कुर्सी से उठना पड़ेगा। और मैंने देखा है, अभी एक चीज मैंने नोटिस करी कि जंतर मंतर पर जो हुआ है, लोग बोल रहे थे कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी जीत क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी जीत है। पुलिस वाले सर आए, सर एक छोटी मीटिंग है, धरना नहीं दे रहे, मीटिंग है, मीटिंग करके चले जाएंगे हम। ठीक है? तो कई सारे लोग पूछ रहे कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी विक्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जंतर मंतर की विक्ट्री क्या है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर की सबसे बड़ी विक्ट्री क्या। कई लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी विक्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था अकाउंटेबिलिटी की। जंतर मंतर की जो सबसे बड़ी विक्ट्री थी वो ये है कि इस देश के अंदर लोगों के अंदर से उनका डर था, वो डर खत्म हो गया। जंतर मंतर की सबसे बड़ी लोगों के मन के अंदर से डर खत्म हो चुका है, और उसी के कारण आज हम देख रहे हैं यूपी में छोटे छोटे बच्चे डीएम के ऑफिस में चले गए। छोटे छोटे बच्चे चले गए डीएम के ऑफिस में, घुस गए कि क्यों हमारे स्कूल के सामने रोड नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है। अगले 2-3 दिनों में हमारे देश को आजाद होकर 80 साल होने वाले हैं। 80 साल के बाद भी उन बच्चों को अपने स्कूल के लिए, सड़क के लिए लड़ना पड़ता है। महाराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ, मैं देख रहा हूँ लड़कियां कह रही है कि यहाँ से, हमारे गांव से हमारा जो स्कूल है 7 किलोमीटर दूर है, हम कैसे पैदल जाएंगे वहां तक, बरसात में कैसे जाएंगे हम। उन बच्चियों को लड़ना पड़ रहा है ताकि उन्हें स्कूल की बस ट्रांसपोर्ट मिले सरकार से। 80 साल की आजादी के बाद भी जब हमारे गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको ना स्कूल ढंग के मिलते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना पानी की सुविधा होती है, ना वॉशरूम की सुविधा होती है, ना बेंचेस होते हैं, दीवारें होती है। अभी यहाँ पहुँचने से कुछ मिनट पहले मैंने न्यूज देखी, महाराष्ट्र में एक स्कूल का स्लैब गिरकर वहाँ पर 13 बच्चे इंजर्ड हुए। तो ये इस देश में सरकारी स्कूलों की हालत है। लेकिन आप लोगों को देखकर और बाकी सारी देश में जो हुआ 20 जुलाई को, उसके बाद देखकर इन बच्चों में भी हौसला आ गया कि नहीं, जरूरत पड़ी तो हम भी लड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिनको बस स्कूल जाना था, पढ़ाई करना था, मजबूरी में अब इनको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है, डीएम के ऑफिस में घुसना पड़ रहा है। और बच्चियां जब कह रही है कि हमारे स्कूल की रोक नहीं बनती, तो अब सरकार को करनी पड़ेगी। तो ये जंतर मंतर की सबसे बड़ी जीत है कि जो 10-10 साल के बच्चे हैं उनको भी लड़ना सिखा दिया है। 10-10 साल के बच्चों को
भी सरकार के खिलाफ लड़ना सिखा दिया है, सिस्टम से सवाल करना सिखा दिया है, और सड़कें भी ठीक करवा दी उन बच्चों ने। 12-12 साल की वीडियो बनाई थी, दूसरे दिन सड़कें ठीक हो गई। ये जंतर मंतर की इस देश को जंतर मंतर ने उसकी अपनी आवाज वापस दिलाई है, हिम्मत वापस दिलाई है, और सवाल पूछने की ताकत आ गए ना सर। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आज जिसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी, और उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त को हम एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट नहीं करना है, जैसे जंतर मंतर पर आप सबने सोचा था कि नहीं ये मेरा प्रोटेस्ट है, ये मेरा आंदोलन है, मुझे इसमें खुद को ठोकना है, वैसे ही आपको फिर से सोचना है। 15 अगस्त से हम शुरू करेंगे गाँव में जाना। मेरा जो गांव है तो वहां जाऊंगा, वहां पर जो स्कूल है मैं वो स्कूल देखूंगा, वो स्कूल की हालत क्या है। उसके बाद में वहां के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज स्कूल ठीक करिए। उसमें जो मदद लगेगी वो मदद हम करने को तैयार हैं। दीपक जी, एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप एक सेकंड के लिए मैं बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम सुनिए। तो हमारा 15 अगस्त को देश को 80 साल पूरे होने को आए, आजाद होकर। हो रहे या नहीं हो रहे? 80 साल में हमें नई पार्लियामेंट मिल गई, प्रधानमंत्री जी को नया पीएम ऑफिस, पीएम हाउस मिल गया, बीजेपी को इतने सारे हेडक्वार्टर मिल गए हर जिले में जो उन्होंने नोटबंदी के बाद बनाए। ये जो हुआ है पिछले 7-8 सालों में हुआ है, नया पार्लियामेंट, नया पीएम हाउस, नए बीजेपी के हेडक्वार्टर। पिछले 7-8 साल में हमें बताए आपने कितने सरकारी नए स्कूल बनाए। बहुत अच्छी बात। 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, सरकारी 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 10 सालों में। और उसके साथ साथ जब ये स्कूल आप बंद कर रहे थे तब आप अपने लिए नए हेडक्वार्टर शुरू कर रहे हो, आप नया पार्लियामेंट बना रहे हो। पार्लियामेंट तो अच्छा ही था, पुराना जो भी था। बिल्कुल। क्या दिक्कत है उसमें? ऐसी नहीं चल रही थी क्या? नहीं, या उसमें लाइटिंग तो है बनाने के लिए। पुराने पीएम हाउस में क्या खराबी थी जो आपको हजारों करोड़ों झोंक कर नया पीएम हाउस बनाना पड़ा? क्या बस इंस्टाग्राम की रील में बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए इसलिए आपने नया घर बना लिया? क्या जरूरत थी? इन हजारों करोड़ों में जो आपने नया पीएम हाउस बनाने में लगाए, नई पार्लियामेंट बनाने में लगाए, इसमें देश के हजारों सरकारी किए जा सकते थे। और वो तो बंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें से किसी के भी नेता उन सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे नहीं पढ़ते। इनके बच्चे वही पढ़ते जहाँ से मैं पढ़कर आया हूँ, बॉस्टन में, कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते ना तो ये हेडक्वार्टर की जगह, पीएम हाउस की जगह सरकारी स्कूल बना। इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ते वहां पर। तो 15 अगस्त को हम अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो इस कैंपेन का नाम रहेगा। और हम स्कूल ठीक करो हमारे कैंपेन का नाम होने वाला है, जो हम 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं देश को आजाद होने के बाद। 80 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हम लोगों ने इग्नोर करी है, सबसे ज्यादा कोई निग्लेक्ट करी है, जिस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है, वो है गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे। आपने IIT बना दिए, IIMs बना दिए। अरे जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जब उसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है तो IIT और IIMs में कैसे जाएगा? एम्स में कैसे जाएगा? IIM में कैसे जाएगा? जब तक उसको अच्छी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो कैसे जाएगा? और जब उसके माता पिता महीने के बस 10,000 कमाते हैं, उसमें से वो कैसे जाकर कॉलेज की डिग्री लेगा? तो इसलिए 15 अगस्त के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो इस देश के गांव में रहेगा, गांव में जो बच्चे हैं उन पर रहेगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है।
जो गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो इस देश का सही मायनों में भविष्य है। और ऐसे ही गांव से बच्चा पढ़कर आया था जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं। अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, अगर हम उनके लिए काम करें, अगर हम अपने गांव में बच्चों को सपोर्ट दे, स्कूल ठीक करें, तो एक अब्दुल कलाम ने ऐसे हमें हजार अब्दुल कलाम मिलेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब्दुल कलाम जी बने क्योंकि उनमें वो जिद थी, उनमें वो लगन थी जो हर बच्चे में होती है, लेकिन जरूरत होती है सपोर्ट। उनके फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर सकता, इनकरेज नहीं कर सकता। मैं गांव में जाया करता था जब छोटा हुआ करता था छुट्टियों में, तो मैंने देखा है कि मेरे जितने भी गाँव के दोस्त थे, मैं गाँव में छुट्टियों में खेलने जाया करता था। वो छुट्टियों में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते थे, ईंटें बनाने जाते थे। तो ये हालत है। जिस उम्र में मैं अपने गांव में खेलने जाया करता था, तब मैं जाकर देखता था जो मेरे चाचा के लड़के, मेरी बुआ के लड़के, मेरे जो दूसरे दोस्त थे गांव के, वो कोई गैरेज पर जा रहा है काम करने, कोई ईंटों की भट्टी पर जा रहा है काम करने, कोई कंस्ट्रक्शन के इस पर जा रहा है काम करने। और कौन सी उम्र में? 14 साल 15 साल पढ़ने की उम्र में। और उसके बाद मैंने एक चीज देखी, काम करने जाता है ना, उसके बाद वो ये रहता है कि यार 10वीं पढ़ ली, अब आगे पढ़कर मेरा क्या होगा, मैं थोड़ी ना कोई डिग्री ले पाऊंगा, मैं थोड़ी ना कोई इंजीनियर बन पाऊंगा, डॉक्टर बन पाऊंगा। तो वो करता क्या है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं कंस्ट्रक्शन में ही लग जाता हूँ, नहीं यार मैं ईंट के भट्टों में ही लग जाता हूँ। ये सच्चाई है, ये मैंने देखी है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त, अभी भी मैं गाँव में जाता हूँ तो कोई गैरेज खोलकर बैठा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है लेबर का, और मैं पूछता हूँ कि तू कैसा है, क्या चल रहा है, तो कहता है भाई यही है हमारा हाल, देख ले। और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही बच्चे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मैं तो पढ़कर अमेरिका चला गया, वो बच्चे भी जा सकते थे, लेकिन फर्क उनमें और मुझमें ये था, मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई थी, वो सरकारी स्कूलों में जाते, उनमें और मुझमें ये फर्क था। और एक फर्क था कि मैं थोड़ा अच्छे शहर में पला बड़ा, वो गाँव में पले बड़े। अगर वो शहर में पढ़ते लिखते बड़े होते तो वो भी अमेरिका जा सकते थे, उनको भी मिलती वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्योंकि वो गांव में थे, वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ पर ना सरकार की नज़र जाती है, ना शहरों में जो लोग रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम जो शहरों में लोग रहते हैं, हम भी अपने गाँव में, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं खुद खेलने के लिए जाता था, मेरे लिए गाँव को जाना मतलब क्या है, खेलने जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों की जो जिंदगी है वो संघर्ष है, हर रोज एक संघर्ष है। तो इसलिए हम चाहते कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों की, क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, गाँव में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। हम चाहते हैं कि गाँव के बच्चे वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेईई की तैयारी करे, और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेईई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूंगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या पीएचडी करनी है। हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी ये बात बोले, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, मैं तो गन्ने के खेतों में गन्ने काटने जा रहा हूँ, मैं ईंट के भट्टों पर जा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए उनका जवाब होना चाहिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। जब तक ये जवाब हमें मिलता नहीं गाँव के बच्चों से, तब तक हमें उन गाँव के बच्चों के लिए काम करना है। तो मैं आप सबका कमिटमेंट चाहता हूँ, आप सारे लोग अपने अपने गांव में जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ आप भले ही शहरों में रहते हो, लेकिन सारे लोग तो गांव से ही आए ना। बिल्कुल। शायद आपके पापा आ चुके होंगे शहरों में, जैसे मेरे पापा आ चुके थे, लेकिन आपके दादा नाना सारे खेती करते होंगे। मैंने यही चीज कही थी कि असली भारत जो है वो गाँव में बसा है, और असली भारत की जहाँ गांव बसता है, बिना उसका विकास किए इस देश का विकास नहीं हो सकता। फिर 2047 नहीं, सॉरी क्या 2047 है ना, 4047 में भी ये इंडिया डेवलप नहीं होगा जब तक हम अपने गांव का विकास नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखने दावे स्मार्ट सिटी कहते थे, कितने स्मार्ट सिटी चल रहे हैं, क्या हाल है स्मार्ट सिटी होगा। अगर हम चाहते हैं, हम सारे एमपीज एमएलए से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड आते हैं, मौका है आपके पास, इस 15 अगस्त को एक नई शुरुआत करें। मौका है आपके पास इस 15 अगस्त को, आप बस
छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें, उनके लिए कुछ करें। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, जो बच्चे मजबूरी में सिग्नल पर तिरंगा बांटते हैं, उन बच्चों का हम फोटो क्लिक करते, सोशल मीडिया पर डालते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड दिस इज माय रियल इंडिया। अरे बदलो उस इंडिया को, बदलो लो। कब तक आप सिग्नल पर खड़े बच्चों के हाथ में तिरंगा सोशल मीडिया पर डालोगे? उससे लाइक्स और शेयर आ जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे। उसके बाद वो बच्चा आज तिरंगा बेच रहा था, कल 2 रुपए की पेन बेचेगा और खिड़की खटखटाएगा, भैया पेन ले लो, खाने के लिए कुछ चाहिए। ये बदलना पड़ेगा हमें। जब तक हम उन बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेंगे ना, तो हम कितनी भी सरकारें बदल ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस देश में 80 साल में बहुत सरकारें आई, सब बहुत सरकारें गई, लेकिन आज भी 80 सालों में एक चीज लगातार है। 15 अगस्त को आपको ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे मिलेंगे तो 5 रुपए में तिरंगा बेचते, 5 रुपए में तिरंगा वाला बैच बेचते हैं। और जैसे 15 अगस्त हो जाता है, तिरंगे की जगह उनके हाथ में 2 रुपए का पेन होगा। ये तस्वीर बदलनी है, इससे हमें बस कोई नहीं आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारे हेलो इको करो, ये तो ठीक है, ऐसे सही है आवाज। इसको बंद कर दो सर, ठीक है। 35 दिन बात कर आवाज तो बढ़ गई है। तो देखो दोस्तों, ये एक है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हमारा जो सोशल मीडिया पर अब हम वो बस चीजें नहीं करेंगे जहाँ पर हम गरीब बच्चों की फोटो डालेंगे और बोलेंगे कब बदलेगा हमारा भारत। हमें बोलना है हम बदलेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है हम बदल सकते हैं। क्योंकि 12 साल में पहली बार अगर इस सरकार से किसी ने इस्तीफा लिया है, अगर हम ठान ले तो हम भारत बदल सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने ये चीज कर दी ना, अगर मैं एक टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, टारगेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इस टारगेट को 1 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 महीने देता हूँ, क्योंकि हम पहली बार ये कर रहे हैं। 2 महीने में अगर हमने कलेक्टिवली साथ में आकर प्रेशर बना लिया सरकारी स्कूल को ठीक करने का गांव में, अगर हमने ऐसे 100 भी सरकारी स्कूल ठीक कर दिए ना, तो आप देखिए ये कैसे एक चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे हमें देखकर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखकर आज पूरे देश भर में जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे अगर हमने 2 महीने के अंदर 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए गांव में, उसके बाद देखना 10,000 स्कूल ऐसे ठीक हो जाएंगे। शुरुआत करने की एक बार शुरुआत हो गई तो उस शुरुआत को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक ऐसी स्कूल है ना, ये एक ऐसी चीज है, गांव के स्कूल एक ऐसी चीज है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी के वोटर भी बोलेंगे नहीं यार ये चीज आप करो, बीजेपी के वोटर भी आपका समर्थन, वो भी आपको नहीं। आज हमें मीटिंग करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनको पता नहीं था हम बात क्या करने वाले। अगर उन्हें पता होता हम गांव में जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक करने की बात करने वाले हैं ना, वो हमें रोकते हैं। क्योंकि इस चीज की क्यों किसी को दिक्कत हो सकती है? क्या हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर? हम गांव के सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर उसको किसी को ठीक करने में कोई दिक्कत है, जो चीज आप हमारे लिए कहना चाहते हो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप असली एंटी नेशनल, आप असली एंटी नेशनल। अगर आप चाहते हो इस गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, तो आप असली एंटी नेशनल। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट है, अगले 2 महीने में हमें कुछ भी करके साथ में आना है, स्कूल में जाना है, गांव के जो सरपंच है, गांव के जो लोग हैं, अपने अपने गांव के लोग, पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज स्कूल ठीक कर दीजिए, और कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्यार से करवाएं। जहां धरना देना पड़ेगा वहां धरना भी दे देंगे, लेकिन पहले प्यार से बात करेंगे। और उसके बाद बस जाकर नहीं आना, 15 दिन बाद फिर से चक्कर लगाना है, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ वो भी देखना है। और उसके 15 दिन बाद देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके बाद देखना है काम ठीक हुआ तो उसके बाद क्या काम पूरी तरीके से ठीक हुआ, क्या वहाँ पर पानी आ रहा है, क्या वहाँ पर बेंचेस है, क्या वहाँ पर वॉशरूम्स है, कितना किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, ये सब हमें चेक करना है।
क्योंकि जो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी चाचा के जो लड़के थे लड़कियाँ थी उनको भी पैदल चलकर जाना पड़ता था। क्योंकि मैं जब गांव जाता था तो मैं भी एक बार उनके साथ पैदल चला गया था। पैदल चलने के बाद मैंने देखा उनको स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। मैं तो थक गया था, लेकिन वो लोग तो ऐसे जा रहे थे कि जैसे मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन शुड नॉट बी हार्डशिप, गेटिंग एजुकेशन शुड नॉट बी स्ट्रगल। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट था, आप लोगों का फंडामेंटल राइट था, वो जो लड़का लड़की गांव में है उनका भी फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिया है, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में रहने वाले। उनके माँ बाप बड़े ऑफिसर नहीं, उनके माँ बाप IT में काम नहीं करते, उनके माँ बाप प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है। इस देश की शिक्षा पर अगर सबसे ज्यादा किसी का अधिकार है तो गाँव में रहने वालों को छोड़ा है। सबसे ज्यादा जो हक मारा जाता है वो उनका मारा जाता है। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? सबसे पहले हमारे होंगे और पूरी लगन से काम करेंगे। दे दे भाई, सब्जी मंडी लगा दिया। इतना रील में शूट करना पड़ता है कि लेंस में दूसरे जगह घुस तो कौन इसमें काम करेगा? काम करेगा इसमें? कौन कौन काम करेगा इसमें? सारे लोग काम करेंगे, सारे लोग काम करेंगे ना। और देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, लंबा काम। देखिए लंबा काम है। शांति भंग ना करे। अच्छा एक सेकंड सुनो मेरी बात। थोड़ा भाजपा वाले ज्यादा फ्री है इसलिए हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे वो लोग। बाकी सब लोग इधर ध्यान दो एक बार, इधर आओ। अच्छा सब इधर आ जाओ, अच्छे इधर ले आकाश भाई, ले जाओ, आ जाओ। रिजवान भाई और नहीं क्या बोलो नहीं देखिए भाई बढ़िया हो गया। तो एक बार सब लोग इधर आके बैठो जल्दी से। पहले बताओ कौन कौन कमिट कर रहा है कि वो खुद जाके स्कूल चेक करेंगे? ऑनेस्टली कमिट करो, अगर नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का कौन कमिट कर रहा है? और इसमें कोई किसी भी व्यक्ति का कोई अलग रोल नहीं है। दीप के भी गांव में जाके स्कूल चेक करेगा, करूंगा, सौरभ भी चेक करेगा, जिनके भी करेंगे, दीपक भी करेंगे, पूरी टीम स्कूलों पे जाके चेकिंग करेगी। सब लोग ग्राउंड पे उतरेंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? पीछे स्कूल जाएंगे अगले कुछ दिनों में, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत स्कूल पहले भी विजिट किए हैं। 2 घंटे का समय लगता है एक स्कूल अच्छे से कवर करने में, 2 घंटे का समय लगता है। और अब सीजेपी के नाम से जाओगे तो दीप के 15 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन में स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। बस हमको वहां पे पहुंचना है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा फिर हम लोग संगठन वाली बात भी करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम किस नाम से जाएं, हमारे पास तो कोई पद नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि सीजेपी क्या है, कहाँ है, कैसे है। जो इस समय झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब सीजेपी के लोग हैं। जो इस समय जयपुर में जैन अल्फा के बच्चे अपने स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब सीजेपी के लोग। हमें कोई पद वद की, कोई टैग की जरूरत नहीं। जो भी लोग देश के स्कूलों के लिए सीरियस है वो सब सीजेपी के लोग। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी हमारी लीगल टीम भी तैयार है। रत्ना है यहाँ पर मौजूद। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। कोई परेशान नहीं करेगा। हम तो स्कूल ठीक कराने जा रहे हैं। स्कूल ठीक कराने में किसको दिक्कत हो सकती है?
फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारी टीम रेडी है इस बार। इस पर मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी हमारी एक वर्किंग कमेटी की अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बाद कई लोगों को अगर लग रहा है मेरे पास कोई पद नहीं तो मैं काम क्यों करूं, मेरे पास कोई पद नहीं तो मैं आंदोलन का हिस्सा क्यों बनूं। जब आप लोग पहली बार जंतर मंतर पर आए थे किसी के पास पद था? किसके पास पद था यहाँ पर? सीजेपी क्या थी? सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? कोई संगठन था सीजेपी इसके पहले? सीजेपी खाली एक पेज था, लेकिन इस पेज को आंदोलन बनाया आप लोगों ने। और इन लोगों को मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि जंतर मंतर पर बिना पद के आप लोग रात रात भर जाग रहे थे, बारिश में बैठे हुए थे, कड़ी धूप में बैठे हुए थे। तो वहां पर तो किसी के पास पद नहीं था, फिर भी लोगों ने खुद को झोंक दिया था, देश की सेवा के लिए झोंक दिया था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए झोंक दिया था। तो आगे भी हमें इसी जुनून के साथ काम करना है। और टीम एक्सपांड होगी तो सबको उसमें रोल जरूर मिलेगा, रोल जरूर मिलेगा। देखिए बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, पूरे देश भर में फैलना है। तो कहीं पर भी जल्दबाजी मत करिए कि नहीं मुझे पद नहीं मिल रहा है, या मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी मत करिए। कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी कर देते हैं। पेशेंस। 36 दिन बैठे हुए थे हम, जब हर इंसान कह रहा था कि इस्तीफा नहीं मिलेगा, क्यों बैठे हुए हो, फिर भी बैठे हुए थे। पेशेंस दिखाया था, रेजिलियंस दिखाया था, और उसके बाद वो हुआ जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं लग रहा था इस्तीफा आएगा, मैं सच बोलूं तो। और आपको अगर झूठ लग रहा होगा ना, एक रिपोर्टर का मुझे कॉल आया था ठीक एक रात पहले, पूछ रहा था भाई क्या लगता है इस्तीफा होगा? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। तो कहता बेटा क्यों है? मैंने बोला इस्तीफा देना ना देना उनके हाथ में, मेरा काम है लड़ना, मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा काम है लड़ना, मेरा काम है कोशिश करना, और मैं कोशिश करते रहूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो पुलिस को गिरफ्तारी करना पड़ेगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी, हमारा काम है कोशिश करना। तो वही इंटेंशन के साथ हम लोगों को लग रहा है अगले 2 महीने के लिए। और अगले 2 महीने में अगर हमने 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूं, देखिए इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे हैं जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो, आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? इनके बच्चे तो जाते होंगे वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल कार जाती होगी इनको छोड़ने के लिए। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्यों 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं? मानसून में जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जहां की वीडियोस आ रही है, बरसात में लड़कियां वहां पर 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल स्कूल में जा रही है। किसी मंत्री की बेटी जाती है? जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी बेटी तो खुद बोस्टन में बैठी हुई जहां से मैं आ रहा हूं। तो इनके खुद के मंत्रियों के जो बच्चे हैं, जब वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसी जिंदगी क्यों? सरकार तो उनके ही वोट से बनती है ना। बिल्कुल जी। वोटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कहाँ होती है? गांव में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर लाइन में खड़ा रहकर वोट डालता है। शहर के लोग तो एक बार के लिए सोच देते हैं यार धूप बहुत ज्यादा है, मैं इतनी देर लाइन में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं वोट नहीं डालूंगा, या मैं ट्रिप के लिए चले जाता हूँ, एक दिन की छुट्टी है। लेकिन जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर धूप में खड़ा रहता है और वो वोट डालता है। और जो इंसान, जो औरत सरकार बनाती है, उसी के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलती, उसी के बच्चों के स्कूल में वॉशरूम्स नहीं होते, बैठने के लिए बेंचेस नहीं होती है, बोर्ड्स नहीं होते, टीचर्स नहीं आते, और जिनको ये चुनकर भेज देते हैं उनके बच्चे चले जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। तो ये बंद करना है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, चुनाव आ रहे तो स्कूलों पर काम होनी शुरू करेंगे और हम मजबूर करेंगे इन लोगों को स्कूल ठीक करने के लिए। स्कूल ठीक तुम्हें करनी ही पड़ेगी, स्कूल ठीक करो, हमारे कैंपेन का नाम होगा स्कूल ठीक करो।
और अगर ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे तो चुनाव आ रहे हैं। अगर गांव के लोग सरकार बना सकते दिन भर लाइन में खड़े रहकर, तो उसी लाइन में खड़े रहकर सरकार गिरा भी सकते हैं। और आप किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, राजनीति, क्योंकि इस देश की शिक्षा जो है वो राजनीति है, वो पॉलिटिक्स से है। और हम चाहते हैं कि देश की राजनीति जो हो वो शिक्षा पर हो। तो करेंगे हम राजनीति, करेंगे हम पॉलिटिक्स। और हम चाहते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स में शिक्षा पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, हेल्थ केयर पर बात हो, हिंदू मुसलमान पर बात न हो। क्या किया इन लोगों ने हिंदू मुसलमान में बांटकर? क्या हिंदुओं के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए? बनाए इन्होंने? वो भी नहीं किया इन लोगों ने। इतना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। क्या किया आपने? एक भी स्कूल नहीं बना पाई ये अच्छा, जहां पर ये बता सके कि देखिए कितना आलीशान स्कूल बना दिया है। इनसे अपने हेडक्वार्टर्स पूछोगे तो 100 हेडक्वार्टर्स दिखा देंगे, ये लाखों दिखा देंगे। तो यही है कि सीजेपी एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन वो ऐसा पब्लिक प्रेशर है जो इस देश की राजनीति को बदलेगा। अभी हम राजनीति में उतर नहीं रहे, लेकिन राजनीति उसके बाद भी बदल कर रहेंगे हम। और जो आपने इस देश का सत्यानाश करके रखा है ना हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसे हम रोक कर रहेंगे, उसे हम खत्म करके रहेंगे। और इस देश में ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जिसके बाद किसी भी बच्चे को सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े 15 अगस्त को। वो बच्चा स्कूल जाएगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सिग्नल पर खड़ा नहीं रहेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर कोई बच्चा सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचे, वो तिरंगा झंडा लेकर अपने स्कूल जाए और वहां जाकर वो राष्ट्रगान गाए। ये भारत बनाना है हमें। तो इसके लिए हम सभी लोगों को पूरी ताकत के साथ सेल्फलेसली, जैसे हम जंतर मंतर पर लगे हुए थे वैसे ही लग रहा है फिर से 2 महीने के लिए। इसके लिए हम एक फॉर्म भी रिलीज करेंगे। उस फॉर्म में हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे कि वहां पर देखिए आप कि क्या क्या फैसिलिटीज उस स्कूल में है, क्या क्या नहीं है। आप वो टिक करिए। ईमेल आईडी रिलीज करेंगे, उस ईमेल आईडी पर आप वो सारे फॉर्म सबमिट करना। और पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके जो गांव में आप मीडिया वाले शूटिंग कर रहे हैं, ये इंडोर होने वाली थी सारी बातें। बट शुक्रिया इन भाजपा वालों का जिन्होंने धमकाया। तो जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। मुझे पता है गांव में जो माँ बाप रहते हैं उन्हें खुद कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आपके बच्चों के साथ वो ना हो जो आपके साथ हुआ है। इसलिए आप भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आना पड़ेगा आगे। आप जाइए आपके बच्चों के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, और देखिए क्या वहां पानी मिलता है या नहीं आपके बच्चों को, या उसे पानी पीने के लिए भी स्कूल के बीच में से घर पर आना पड़ता है, खाना खाने के लिए घर पर आना पड़ता है। या कोई लड़की है जो 10-12 साल की है, जिसको अगर वॉशरूम जाना पड़ता है तो क्या घर पर आना पड़ता है उसे? ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये सारी फैसिलिटीज मिलती है या नहीं, बिजली मिलती है या नहीं, स्कूल में बिजली आती है या नहीं, बेंचेस लगते हैं या नहीं, बोर्ड्स अच्छे हैं या नहीं, लगे हुए हैं या नहीं, ये सारी चीज आप देखिए। और बस देखिए मत, शूटिंग कर लीजिए इसकी, और ये सारे वीडियो आप इंस्टाग्राम पर डालिए। एक टाइम हुआ करता था जब मीडिया ये सारी चीजें कवर नहीं करती थी, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो बच्चे अपनी वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं ना, ये सारे बड़े बड़े मीडिया वाले अपने चैनल्स पर चला रहे हैं। और बाद में क्या कह रहे हैं? हमारी खबर का इम्पैक्ट। अरे तुम्हारी खबर का इम्पैक्ट है ये? तुम्हारी खबर का इम्पैक्ट होता तो तुम चले जाते ना जमीन पर। उन बच्चों की वीडियो आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके कह रहे हो हमारी खबर का इम्पैक्ट। तो यही होगा, जब सरकार जनता की आवाज नहीं बनेगी तो जनता अपनी आवाज खुद रखेगी, और उसके लिए वो अब मीडिया की मोहताज नहीं है। उसके लिए उनके पास अपना मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन पर कैमरा है, वो अपनी बात रखेगी। अरे बंद हो गया सर, एक सेकंड बंद। मैं देख लेता हूँ। कमर तक पानी है बच्चों का, जा रहे कमर तक पानी है बच्चों का। अच्छा एक सेकंड रुकिए। अब हम 2 चीजें करेंगे। थोड़ा पहले हम लोगों ने एक अलग तरीके से प्लान किया था, वहां पर अच्छे से बैठ के बात कर पाते। अभी हम लोग सबसे पहले खुद को जोन में बांटेंगे, ठीक है? हम लोगों ने 4 जोन बनाए, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन,
साउथ जोन और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। चारों जोन के स्टेट्स अजिंक्य, दीपक भाई एक बार आप लोग बता देना कौन कौन से स्टेट किस किस जोन में है। सब लोग बैठ के, जो भी लोग संगठन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आगे जाके, और संगठन की शुरुआत होगी हमारी इस कैंपेन से, तो जो भी लोग इस कैंपेन में काम करेंगे, संगठन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो जोन वाइज अपनी टीम बना देंगे। अभी के अभी ये टीम बना लेंगे, स्टेट वाइज ये टीम्स डिवाइड कर दीजिए और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। और आप लोग बताओगे आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हम नहीं बताएंगे कि आपको ये स्टेट संभालना है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट संभालना है, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। और फिर जो भी जिम्मेदारी आप लोग लोगे, कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपना काम अच्छा किया है उनको हम संगठन में डिक्लेयर करते जाएंगे उनके नाम, और इस तरह से हमारा संगठन अब आगे बनता जाएगा। ठीक है, एग्री कर रहे हैं सब? सही तरीका है ये? पक्का ना? बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 3 टीम्स ऐसी है जो थोड़ा सा सेंट्रली काम करेगी। एक हमारी सोशल मीडिया की टीम, एक हमारी लीगल टीम और एक हमारी पॉलिसी टीम। ये 3 टीमें हम लोग पहले सेंट्रली बनाएंगे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे संगठन आगे बढ़ता जाएगा हम हर रीजन वाइज, स्टेट वाइज ये टीम्स बनाएंगे। तो जो भी लोग इन 3 टीमों में काम करना चाहते हैं वो भी अलग हो जाए, लीगल, पॉलिसी और सोशल मीडिया। ठीक है, क्लियर है सबको? अजिंक्य, दीपक भाई आप लोग एक बार जोन वाइज बता दो कौन कौन से स्टेट्स हैं। हाँ, और उसके बाद एक बार है ना, उसके बाद आप लोग प्लान बना के आएंगे और आप लोग अपना प्लान बाकी लोगों को बताएंगे कि हमारी जोन की टीम इस तरह से काम करेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने ली है। दूसरी चीज, उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह तरह के सवाल होंगे। हम लोग यही बैठे हैं, ये रीजन वाइज मीटिंग के बाद सब लोग वापस यहाँ पर आके बैठेंगे और जितने भी आप लोगों के सवाल हैं उनका हम जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, ये आप लोगों से वादा करें। ठीक है, क्लियर है सबको? पीछे तक आवाज आ रही है ना पीछे? ठीक है, तो अजिंक्य भाई, दीपक भाई एक बार संगठन बता दीजिए।